गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको 3-4 दिन में समाप्त कर दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तो एग्ज़ाम की बाहर आने वाली है। सबसे पहले जो बिहार स्टेट है इसका एग्ज़ाम आरंभ हो चुका है। फिर इसके बाद जो बिहार दरोगा का मेन एग्ज़ाम होने वाला है वह 11 अक्टूबर को होगा। फिर 18 अक्टूबर को आपको BSSC इंटर लेवल, जिसके एग्ज़ाम जो अप्लाई किए थे उस समय सबके सब बच्चे थे, अब तो वो बूढ़े होने के कगार पर हैं, उनका मेन एग्ज़ाम होगा। फिर बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे। तो आशा करते हैं कि हम लोग भी अब अपने धार को तेज़ कर लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में टिक सके। ऐसा ना हो कि मौका मिला एक बार और उसी में मुँह लटका कर चले जाएँ, तो ऐसा करना नहीं है। अतः जो बिहार दरोगा का मेन एग्ज़ाम है उसी को टारगेट रख कर उससे पहले ही सारे कोर्स को फिनिश कर देना है, यानी एक बार डिवीज़न तो हो ही जाना चाहिए। तो देखते हैं आज ज्योग्राफी में शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द ज्योग्राफी क्या है? यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो हर कोई जानता है, जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफो यानी इसका वर्णन होगा, तो ज्योग्राफी यानी पृथ्वी का वर्णन। आगे बढ़ते हैं काम की बात जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आते हैं, जैसे स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका लक्षण लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु को ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी जो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो स्ट्रैबो ने आज से कितना साल, हजारों साल पहले कहेंगे उनको, 2000 तो कम थोड़े हुआ, इतना समय पहले उन्होंने जो कह दिया, आज भी ज्योग्राफी का अगर सिलेबस देखिएगा तो इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें आकाशीय पिंड यानी सौरमंडल, ब्रह्मांड, यूनिवर्स कहिए या पृथ्वी कहिए, इन सब के बारे में उत्पत्ति से लेकर आज तक के बारे में पढ़ा जाता है। फिर पृथ्वी के बारे में, इसके स्थल, महासागर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बनावट कैसा है, वर्तमान स्थिति क्या है। फिर वनस्पति के बारे में पढ़ा जाता है, प्लांट के बारे में। फिर जीव जंतु के बारे में कि यह विलुप्त होने वाला है, यह बचने वाला है, यह चीता यहाँ मिलता था अब नहीं मिलता है, कौन से वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हैं, वहाँ की कैसी खासियत है, यह ट्रॉपिकल क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यह टेम्परेट रीजन है तो यहाँ पर क्या मिलेगा। फलों, दुनिया में किस तरह के फल कहाँ मिलते हैं, आम कहाँ की मुख्य फसल है, जैतून की खेती कहाँ होती है, अंगूरों का बागान किधर है, यह बात हुई। और भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु को का ज्ञान प्राप्त कराना ही क्या है, तो ज्योग्राफी है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक संबंधित कुछ वाक्य हैं, जैसे हिकेटियस, इनको क्या कहा जाता है? इन्हों को कहा जाता है भूगोल का जनक। तो हिकेटियस भूगोल के जनक। इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक, यानी हिकेटियस सिंपल भूगोल के जनक थे, लेकिन इरेटोस्थनीज यह क्या होंगे? यह व्यवस्थित भूगोल का जनक, ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक। पोलिडोनियस, यह क्या है? यह भौतिक भूगोल के जनक हैं, यानी फिजिकल ज्योग्राफी के जनक पोलिडोनियस। कार्लो सावर, तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो कार्लो सावर को। और थेल्स एवं एनेक्जिमेंडर, तो ये क्या है? तो ये गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। कौन? तो थेल्स एवं एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता, क्या नाम है इनका? एनेक्जिमेंडर। मार्टिन बायहम, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्जिमेंडर। और मार्टिन बायहम, तो यह विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। अब क्या अंतर है? मानचित्र यानी यह एक पेज पर बना दिए होंगे लाइन ड्रॉ करके, चलो भाई यह मैप हो गया, तो कौन बना? एनेक्जिमेंडर। और विश्व ग्लोब के निर्माता यानी पृथ्वी की तरह की ही प्रकृति बना दिए होंगे, यह जो हम लोग ग्लोब देखते हैं वह, तो क्या नाम है इनका? मार्टिन बायहम। स्ट्रैबो, यानी यह भूगोल विश्वकोश, यानी जो कहेंगे कि ज्योग्राफीपीडिया, विकिपीडिया इसी तरह ज्योग्राफीपीडिया यानी भौगोलिक विश्वकोश, तो कौन? तो स्ट्रैबो का संबंध है। और फ्रेडरिक रेटजेल, तो ये मानव भूगोल के पिता हैं। कौन? तो फ्रेडरिक रेटजेल। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, क्या नाम है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल का जनक इनको कहा जाता है। भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, यानी ये बड़े बड़े लोग जो कुछ बोल दिए हैं वो हम लोग को याद करना है। तो पहला है कांट,
भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। भूगोल क्या है? भूतल यानी स्थल की बात हो रही है। तो यह जिस पर हम लोग खड़ा हैं, पैदल हैं, चल रहे हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उसकी बात हो रही है। तो भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है, यानी यह ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है। रीटर महोदय यह क्या बोले? भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं तथा उनके संबंधों का अध्ययन कराती है। कौन? रीटर महोदय। यह एक शाखा है किसकी? तो विज्ञान की, जिसमें भूमंडल यानी हम लोग जो पृथ्वी है इसके बारे में, इसका लक्षण, इस पर होने वाली घटनाओं और इन दोनों के जो आपस में संबंध हैं सबके, उसके बारे में अध्ययन करना होता है। आगे देखते हैं। रीटर ने भूगोल में प्रादेशिक उपागम पर बल दिया था। कौन? तो रीटर महोदय ने। यानी इन्होंने कहा अगर भूगोल को पढ़ते हो तो पूरी दुनिया को एक यूनिट मानकर ना पढ़ो, बांट बांट कर पढ़ो। जैसे इक्वेटोरियल इलाका है, विश्व से देखिए वहाँ का कल्चर, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का जलवायु। टेम्परेट इलाका है, ट्रॉपिकल है, या पोलर रीजन है, या एशिया हुआ, यूरोप हुआ, अफ्रीका है। सारे जो इकाई पर देखें, इकाई हैं, इकाई के रूप में बांट बांट कर पढ़ो भाई। और हमबोल्ट तो बहुत कहाँ गया? हाँ, हमबोल्ट भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। यानी कि इन्होंने क्या बताया? भूगोल क्या है? तो प्रकृति से संबंधित विज्ञान है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। हमबोल्ट ने भूगोल को एक विवेचनात्मक विज्ञान माना है। इन्होंने तो हमबोल्ट ने क्या कहा कि भूगोल क्या है? एक विवेचनात्मक विज्ञान है। रेटजल ने भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच सहसंबंधों के अध्ययन का विषय है। और रेटजल ने भूगोल में मानव केंद्रीय विचारधारा पर बल दिया। यानी कि मानव क्या करेगा? मानव ही सब कुछ है। मानव चाहेगा तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेगा। मानव ने चाहा तो आज देखिए मानव कितना विकास कर चुका है। तो कौन? तो ये हॉटसन है। और जो नेचुरल पर्यावरण को ही सब कुछ मानेगा, यानी कहेगा यह कि पर्यावरण ही सब कुछ है, मानव कुछ नहीं है, प्रकृति से ही सब कुछ है, प्रकृति के कारण नहीं आज यूरोप विकसित है, अफ्रीका एशिया गरीब है, यह रेटजल कहेंगे। लेकिन और रेटजल ने भूगोल में मानव केंद्रीय विचारधारा पर बल दिया। आगे देखिए हॉटसन क्या कहेंगे कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करता है। भूगोल क्या है? तो क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन और उसका विश्लेषण करता है। क्लाडियस, क्या नाम है? क्लाडियस टोल्मी। यह पृथ्वी कहाँ गया? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या बोलेंगे? क्लाडियस टोलेमी कि यह पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभास इनको हो रहा है। किनको? तो क्लाडियस टोलेमी महोदय को। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए समुद्र, पृथ्वी, वायुमंडल आदि के तत्वों एवं इनमें परिवर्तन होने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल में मानव क्या कर रहा है, यानी इसके अंतर्गत मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके विकास, क्रियाकलापों, परिवर्तनों एवं स्थानांतरों आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव का मूवमेंट, मानव का विकास, जो आज तक मानव ने 20 लाख सालों में जो विकास किया है, उसका पूरा मूवमेंट इसमें, उसका जो पूरा उपलब्धि है या उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो आपको मानव भूगोल में पढ़ने को मिल जाएगा। देखते हैं, यह कुछ विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें हैं। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पश्चिमी द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी। द्वीप समूह गए थे कब? 1492 में। यानी कि जो हम लोग क्रिकेट में देखते हैं वेस्ट इंडीज टीम, वह वहाँ की बात हो रही है। तो वह वैसा देश नहीं है, वह एक समूह है कैरेबियाई आइलैंड्स का। एवं दक्षिण अमेरिका 1498 में, जिस समय यहाँ पर भारत में वास्को डी गामा आया था, उसी समय कोलंबस अमेरिका गए थे। जॉन केवेट न्यू फाउलैंड खोजे थे। वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का जो केप ऑफ गुड होप होकर भारत आया था। मैगलेन यह पुर्तगाल का निवासी था और विश्व का भ्रमण एवं अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी। कौन? तो मैगलेन ने। कोपरनिकस यह पोलैंड के थे और इन्होंने सौरमंडल की व्याख्या की। और केपलर यह बताएंगे कि ग्रहों की गति का नियम, कि जब ग्रह अपने तारा से जब दूर होगा तो वह स्लो चलेगा, जब वह पास आएगा तो तीव्र चलेगा। ऐसा क्यों? वह फिजिक्स का विषय है और
फिजिक्स जब हम का वीडियो जो लोड है उसमें देखिएगा, पता चल जाएगा। कैप्टन कुक हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। और फर्दिनांड द लेपप्स, तो ये स्वेज नहर के निर्माता हैं या निर्माण किया था इन्होंने। फ्रिडरिच जोफ नॉनसेन, यह क्या है, तो ग्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग इन्होंने खोज निकाला था। रॉबर्ट पियरी, यह अमेरिका के हैं और यह उत्तरी ध्रुव को खोजने का इन्हीं को श्रेय जाता है। क्या नाम है, रॉबर्ट पियरी। और आर एमंडसन, ये नॉर्वे के थे और यह दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और लिंडबर्ग प्रथम अकेला जहाज में बैठकर उड़ाकर पेरिस से न्यूयॉर्क गए थे। बहुत अच्छा काम किए थे। अब हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं। ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे कॉस्मोलॉजी। और पृथ्वी क्या है, तो इस ब्रह्मांड का एक नगण्य भाग है। जिस तरह से कहा जाए कि आपके सर में कितना बाल है, ना गिन सकते हैं, इसी तरह पृथ्वी क्या है, पूरा अगर ब्रह्मांड एक सर है, खोपड़ी है, वैसा खोपड़ी नहीं जिसके सर में बाल नहीं है, वैसा खोपड़ी जिसके सर में बहुत बाल है, उसमें से एक बाल वो क्या है, तो वह पृथ्वी है। यानी कोई मैटर नहीं, जब आप हाथ से खींचिए 10 बाल 20 बाल टूट जाता है, वैसी हाल है पृथ्वी की। आरंभ में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 140 ईस्वी में टॉलमी ने किया था कि पृथ्वी क्या है, यह पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूरज पूरब से उग गया और पश्चिम में जाकर समुद्र में डूब गया, काम खत्म। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी अब तक पहले पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र है, अब कोपरनिकस के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी सूर्य तक ही उन लोगों का भी ज्ञान था कि सूर्य ही ब्रह्मांड है। लेकिन दुख की बात है कि सूर्य क्या है, यह है कि सौरमंडल का मुखिया सूरज है। और यह भी जो हाल पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का है, वही हाल उससे कुछ थोड़ा सा बड़ा सौर का है। यह भी किसी को न पता कि पूरे ब्रह्मांड में कितने सौरमंडल होंगे, परंतु केपलर ने यह बताया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। 1805 में हर्शल ने कहा कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। यानी अब हर्शल के समय आकाश गंगा का कॉन्सेप्ट आ चुका था। 1925 में हबल ने यह पाया कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाश गंगाएं पाए जाते हैं। एडविन पी हबल ने यह जानकारी दी कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कौन बताया, तो हबल महोदय ने बता दिया। उत्पत्ति के संबंध में भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में डॉपलर प्रभाव एवं रेड शिफ्ट प्रमुख है। इसमें क्या होता है, डॉपलर प्रभाव और रेड शिफ्ट, कि जैसे अगर कोई पदार्थ है, अगर वह पास आती जाएगी तो क्या होगा, वो जो कलर है वह रेड होती चला जाएगा। अगर दूर जा रही है, जो पास आ रही है, तो क्या होगा, ताप बढ़ रहा है तो उसका कलर नीला होगा, और दूर जाएगा तो उसका कलर रेड होता चला जाएगा। तो यही रेड शिफ्ट जो प्रभाव है यह प्रमुख है। इससे साबित होता है कि जो ग्रह हैं, तारे हैं, वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और सबसे प्रमुख है इसमें बिग बैंग सिद्धांत, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसमें हुआ था कि ये लोग कहते हैं कि क्या, कि रेड शिफ्ट या डॉपलर प्रभाव से कि सारे ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब पहले कभी कुछ हुआ होगा, इसी को वैज्ञानिक लोग कैलकुलेट करते हैं और वापस आते हैं। तो ये 13.5 अरब साल पहले जाकर यहाँ क्या होता है, तो पूरी की पूरी दुनिया एक पॉइंट पर सिमट जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ, तो कहा जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार यही बिग बैंग सिद्धांत है कि इस समय एक बहुत विशाल भयानक धमाका हुआ और 1 सेकेंड से ही कुछ कम समय में या उससे ज़्यादा समय में पूरी दुनिया की रचना हो गई। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं एब जॉर्ज लेमेंतियर, क्या नाम था इनका, एब जॉर्ज लेमेंतियर ने 1960-70 में किया था। मात्र यह कितना दिन, 40-20-60 साल पुरानी ही संकल्पना है यह। हो सकता है कि इसके बाद फिर एक कोई नई संकल्पना आ जाए। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला यह नवीनतम सिद्धांत है, जिसे फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व कॉस्मिक पदार्थ एक अत्यंत संपीड़ित पिंड के रूप में मौजूद थे तब, तथा इस संपीड़ित पिंड का तापमान एवं दाबमान काफ़ी अधिक था।
इस संविटित पिंड में तीव्र विस्फोट हुआ एवं इसके टुकड़े आकाशीय पिंड में परिवर्तित हो गए एवं ये विखंडित टुकड़े अभी भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील हैं। जैसे कि सभी विस्फोटों में होता है, सर्वाधिक दूर के टुकड़े सर्वाधिक तीव्र गति से गतिशील होते हैं और यही कारण है कि पूरे दुनिया में का जो आज हम लोग देखते हैं उसका निर्माण हुआ। इसके बहुत ही अंत में लेट से जो पृथ्वी का इतिहास जानते हैं हम लोग, जो पढ़ेंगे वह लगभग 4.5 अरब साल पहले है, कहीं है मात्र, यानी पृथ्वी का निर्माण इसके बहुत साल बाद हुआ। अंतरिक्ष की कुछ मापक इकाइयाँ हैं यानी पैमाने हैं, जैसे प्रकाश वर्ष। यह क्या है? तो यह निर्वात में एक वर्ष में यानी प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी तो कितना होता है? 3 पर पावर 10 गुना 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यह 3 गुना 5 पर पावर 10 किलोमीटर है। अगर यही मीटर में आएंगे तो उसको और ये 8 हो जाएगा, 3 पर पावर 8 है मीटर पर सेकेंड। ये गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है और यह डिस्टेंस का पैमाना है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 5.88 गुना 10 पर पावर 6 मील होता है। अंतरिक्ष इकाई तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी ही अंतरिक्ष इकाई है, जो 1.49 गुना 10 पर पावर 8 किलोमीटर है। और इसको क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और पार्सेक यह दूरी का एक मात्रक है, जिसके अनुसार क्या है? लगभग एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और कॉस्मिक वर्ष सूर्य के परिक्रमण की अवधि को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। जिस तरह पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है तो वह 1 सौर वर्ष हो गया, इसी तरह कॉस्मिक वर्ष यानी सूरज अपने जो इसका पेरेंट होगा वह उसका परिक्रमा करता है। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर 250 मिलियन वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, यहाँ देख लीजिए, 8 मिनट 20 सेकेंड अर्थात 500 सेकेंड का समय लगता है। याद कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी तो 3,84,365 किलोमीटर। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारे की दूरी जो सूर्य को छोड़कर, क्योंकि पहला नज़दीक तारा तो सूरज ही है, तो उसके बाद कौन है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और इसकी दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। आकाशीय पिंड के बारे में कुछ जानते हैं तो आकाशगंगा या मंदाकिनी यानी गैलेक्सी की बात हो रही है। तो यह तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें लगभग 1 लाख मिलियन यानी 10 पर पावर 11 तारे पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि यह इस तरह से चलते रहता है, स्पाइरिकल दो होगा और दोनों इस तरह से चक्कर काटते रहते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन यानी 10 पर पावर 10 है। और तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक होता है सर्पाकार आकाशगंगा, जो हमने पिक्चर बनाया। इस प्रकार की आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव होगा, यानी जो केंद्र है यहाँ पर ही सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और इसके चारों तरफ से यह उसका आर्म निकला हुआ है तथा प्राचीन तारे केंद्र के निकट पाए जाएंगे और जो उसका आर्म है उसमें नए नए तारे रहते हैं। एंड्रोमेडा एवं हमारी आकाशगंगा अर्थात इरावत यानी मिल्की वे सर्पाकार आकाशगंगा के ही उदाहरण हैं। और दूसरा होता है दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, यानी ब्रह्मांड की अधिकांश आकाशगंगाएं लगभग 2/3 आकाशगंगाएं इसी प्रकार की है जिनका निर्माण काफ़ी प्राचीन तारों से हुआ है। और तीसरा होता है एक अनियमिताकार आकाशगंगा, यानी ये आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित है। कुल आकाशगंगाओं का 10वां भाग ही इस प्रकार का है। पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है। हमारी आकाशगंगा एरावत पथ की 2 निकटतम आकाशगंगाएं कौन कौन? उसका नाम याद कर लीजिए। एक का नाम है वृहत मैगेलेनिक मेस, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, और दूसरा का नाम है लघु मैगेलेनिक मेघ यानी स्मॉल मैगेलेनिक मेघ या क्लाउड। बादल की तरह है तो इसका नाम ही मेघ रख दिया गया है। आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा? गैलीलियो ने। लगभग 24 आकाशगंगाओं के झुंड में से लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है
जो 24 आकाशगंगाओं के झुंड में से जिसे लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है उसमें एरावत पथ यानी अपनी आकाशगंगा, एंड्रोमेडा 2 बृहद आकाशगंगाएं हैं, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कॉल्प्टर सिस्टम, ड्रेको सिस्टम आदि आकाशगंगाओं के कुछ उदाहरण हैं। तारामंडल यानी कॉन्स्टोलेशन, ये तारों के समूह हैं और प्रत्येक तारामंडल की विशिष्ट आकृति होती है जिसके आधार पर प्राचीन काल में इनका नामकरण किया गया और आधुनिक समय में याद कर लीजिए यह मात्र 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है जिसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। सेंटोरस एवं जेमिनी आदि तारामंडल के अन्य उदाहरण हैं। क्वेसर यह क्या होता है? यह एक अत्यधिक चमकीला आकाशीय पिंड है। आकाश में आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद क्वेसर उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसकी खोज 1992 में की गई थी। अभी नया है राशियाँ, जो हम लोग देखते हैं ना 12 राशि, जो सवेरे सवेरे टीवी खोलिएगा तो ज्योतिषाचार्य लोग बताते रहते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। मेष राशि वाले सुन लीजिए, विष वाले सुन लीजिए, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। मेष राशि, इसका चिन्ह भेड़ है, वृष का बैल है, मिथुन का स्त्री और पुरुष, कर्क का केकड़ा, सिंह का शेर, कन्या का लड़की, तुला यानी तराजू और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियन का बिच्छू, धनु का धनुष, मकर का मगर, मगरमच्छ की बात हो रही है, और कुंभ मतलब घड़ा, और मीन यानी मछली। इससे हम लोगों को कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। अब असली मैटर यहाँ से शुरू होता है। देखिए, वायुमंडल मतलब जलवाष्प, गैस तथा धूलकण के वे आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से सैकड़ों किलोमीटर, यानी ये पृथ्वी है, इसके ऊपर की बात हो रही है। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन थोड़े लेते हैं, उसमें बहुत कुछ रहता है। उसमें क्या रहता है? जलवाष्प, गैस तथा धूलकण के वे आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से सैकड़ों किलोमीटर तक बाहरी भाग को ढके हैं, वायुमंडल कहलाते हैं। इनमें नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर क्या नाम इसका? ऑर्गन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही यही 99%, कितना? 99% तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है, शेष 1% में ही अन्य सब कुछ है। अंतरिक्ष तो ब्रह्मांड का या बाह्यमंडल का वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से बाहर है, वह अंतरिक्ष कहलाता है। यानी जहाँ पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम न करे और जहाँ पर मानव जिंदा न रह सके, यानी ऑक्सीजन खत्म, वायु खत्म है, तो वह अंतरिक्ष हो गया। ग्रह, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड, जैसे कि पृथ्वी, यह ग्रह है, इसका तो कोई अपना आकाश है नहीं, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी से लाइट प्राप्त करता है। उपग्रह, यह ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश के आकाशीय पिंड हैं, उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, यह पृथ्वी का उपग्रह है। डिमोस्फोर्स मंगल का है, और मानव की अगर कोई भेज दे तो उसको कहेंगे हम लोग सैटेलाइट, वह भी उपग्रह है, लेकिन वह आर्टिफिशियल है। क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति तथा मंगल ग्रह की कक्षा के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे यह सूर्य है, सूर्य के बाद यह छोटा बुध है, उससे बड़ा शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है बहुत बड़ा, और बीच में यह गैप है। इसमें क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो रॉकी बॉडीज हैं, उसमें धातु के चट्टान हैं, पत्थर हैं। यह कभी सपना देखे थे कि ग्रह बन पाएंगे, लेकिन ग्रह न बन पाए, या कहा जाता है कि वह पहले ग्रह थे, टूट गए होंगे, जिसके वे मलबे हैं, तो उसको क्या कहा गया? उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और वह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, यही क्षुद्र ग्रह हैं। और इसी में से कोई पिंड पृथ्वी की तरफ आता है तो रात में हम लोग देखते हैं कि अरे उल्का आ रहा है, वही उल्का पात होता है। कक्ष, यानी जिस पथ पर ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते हैं उसे कक्ष कहते हैं, यानी ऑर्बिट। जैसे यह मान लेते हैं मूल पॉइंट, जैसे पृथ्वी का चक्कर काटेगा, यह चंद्रमा काट रहा है, यह मानो जो सैटेलाइट भेज रहा है, या यह अगर सन है तो यह पृथ्वी मान लेते हैं। पृथ्वी भी तो इसी तरह चक्कर काटती है, दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार, तो वही उसका ऑर्बिट है, कक्षा है। नक्षत्र, पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई देते हैं, वही नक्षत्र है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.1/3 दिन यानी 27 दिन 7 घंटा 47 मिनट में पूरा करता है। इस दौरान वह किसी न किसी तारा समूह या नक्षत्र के सामने से गुजरता है, जिससे उस दिन वह नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ता है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन रखी गई है। अब हम लोग
सौर मंडल के बारे में कुछ जानेंगे। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में लाते हैं। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।